बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने कुंडी खड़काई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये शख्सियत कौन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों आना चाहती है, ये आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा गुज़श्ता रोज एक दरख्वास्त थी जो इमरान खान के गैर शरई निकाह के हवाले से थी, वो दरख्वास्त वापस ले ली, केस वो खारिज हो गया। आज फिर एक बंदा पहुंच गया अदालत और ये कहा गया है कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो तलब किया जाए और सख्त सजाएं दी जाए। ये बंदा कौन है और इसके पीछे कौन से मकासद शामिल है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताएं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मोटरवे खुद अपने दौरे इख्तदार में बनवाई थी, अब वो उनको पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि ये मोटरवे जो है वो मेरी मर्जी की नहीं बनी, तो इसको तब्दील होना चाहिए। वो मियां साहब को पसंद क्यों नहीं आ रही, क्या वजूहात है इसकी, ये आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और जब से आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना एक इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, वो उस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है। बहुत सारी थेरीज हैं, साजिशी थेरीज जो इस वक्त मंजर आम पर है कि जरदारी साहब के और बिलावल भुट्टो के दरमियान जो इख्तलाफात बहुत शदीद हो गए हैं। हुआ क्या असल में, गुगली क्या खेली गई, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। दो रिटायर्ड अफसरान हैं, उनको सजाएं हो गई हैं, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगी। और मेरा ख्याल है बहुत इनके ऊपर बात हो गई है, मैं ना ही बात करूं तो इसके ऊपर अच्छा है। तो अब शामिल कर लेते हैं कि व्लॉग की तफसील क्या है। तफसील ये है कि जनाब यहीं से शुरू करते हैं, जिन दो रिटायर्ड अफसरान को सजाएं दी गई हैं। और ये कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी साहब है और मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा है। ये अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये दोनों जो है ये फौज के आदमी थे और इनके ऊपर फौजी जो एहलकार है पाकिस्तान के, उनको बगावत पर उकसाने का इल्जाम है। तो जो आदिल राजा है उनको 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा है। और ये बड़ा संगीन इल्जाम है इनके ऊपर कि ये फौज में ही रहे हैं और ये रिटायर्ड है और जो अब है फौजी एहलकार है उनके अंदर बगावत का जो एलिमेंट है उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी तौर भी माफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारी फौज है, हमारे लोग हैं और हमारी फौज के अंदर फूट किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। चंद लोगों के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, मगर आप अपने मकासद के लिए अगर फौज के अंदर डिवीजन पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वो मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत बात है। तो ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत इन दोनों लोगों को जो है वो सजाएं सुना दी गई हैं। अब आ जाते हैं इस एक चीज के ऊपर कि कौन सी आम शख्सियत है जिसने कुंडी खड़काई है तहरीक इंसाफ की। ये शख्सियत जो थी ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी और ये शख्सियत जो थी ये जाने से पहले तहरीक इंसाफ से जब ये गई तो जाने से पहले इन्होंने तहरीक इंसाफ पे, खान साहब पे बड़े इल्जामात लगाए थे। और असल में जो खुर्रा था, असल में जो इनकी लड़ाई थी वो उस्मान बुजार के साथ भी इनकी लड़ाई थी। और ये सारे वो मामला थे जिनकी वजह से ये जो है ये शख्सियत चली गई थी तहरीक इंसाफ से। और इन्होंने बड़ा फख्र का इजहार किया था पहले जब ये जाने लगी थी पीटीआई से। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये सारे हर हर सहाफी से पूछ रहा था, बातें कर रहा था, तब इन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर चंद रोज के बाद ये खबर हमारे सामने आई कि ये शख्सियत जो है वो पीटीआई से चली गई, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और जब ये शख्सियत पीटीआई में शामिल हुई थी तो इमरान खान साहब इसके ऊपर बड़े खुश थे। इनको पीटीआई में लेने के बाद बड़े खुश थे और वो समझ रहे थे कि जिन लोगों की उन्हें तलाश थी, जिन गैर जानिबदार लोगों की और जो सिर्फ रियासत की और पाकिस्तान की बात करते हैं उन लोगों की तलाश थी, तो ये उनमें से एक है। ये है जी साबिक गवर्नर पंजाब हमारे चौधरी सरवर साहब। और चौधरी सरवर साहब ने कुंडी दोबारा से खड़काई है पीटीआई की। वो ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई में आना चाहते हैं और ये बड़ी हैरानकुन बात है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग हैं, बड़ी आम शख्सियात है जो खुद अपनी पीटीआई की थी, वो पीटीआई को छोड़ के जा रही है। तो चौधरी सरवर साहब पीटीआई क्यों दोबारा आना चाह रहे हैं, असल में खबर ये है चौधरी सरवर साहब पीटीआई में इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीज उन्हें चाहिए, जो वो समझते हैं कि मेरा शिमला ऊंचा होगा, वो पीटीआई के जरिए होगा। अवाम की एक लहर है और चौधरी सरवर साहब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस छतरी, जिस अम्ब्रेला के नीचे वो खड़े थे, उस अम्ब्रेला के नीचे बारिश तो नहीं आएगी, मगर कोई उनके ऊपर जबरदस्त किस्म की रहमत भी नहीं बरसेगी वो छतरी की वजह से। तो इसलिए उन्हें लगता है कि अब उन्हें वो छतरी हटानी होगी। वो काफिल की छतरी में चले गए थे और काफिल तो खुद डिवाइड होगी, परवेज लाई साहब एक तरफ आ गए, शहजाद हुसैन साहब दूसरी तरफ चले गए। अब वो पीटीआई में दोबारा इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि असल में जो कांटा था उनके लिए उस्मान बुज़दार, वो तो वैसे ही निकल गया था। फिर वो इसलिए भी आना चाहते हैं कि अवाम के अंदर जो मकबूलियत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे मकबूल लीडर है और जिनकी दुनिया में सबसे ज्यादा पहचान पाकिस्तान को लेके है, वो इमरान खान है, वो पीटीआई है। और जो नजरियाती लोग इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए थे वो आज भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मामलात की वजह से वो आज भी जुड़े हुए हैं।
اور चौधरी सरवर साहब ये समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में अगर वो पीटीआई के लिए खड़े होंगे, एक तो रास्ता वापसी का उनका बहाल हो जाएगा, दूसरी बात ये है कि उनके लिए वोट बैंक होगा, तीसरी बात ये है कि वो अपने लिए जो एक बड़ा ओहदा सोच रहे हैं, पीटीआई ऑपोजिशन में आए या इक्तदार में आए, उसमें वो चौधरी सरवर साहब अपना हिस्सा जो है वो बकदर जुस्सा बटोर सकते हैं। तीसरे इसके अंदर एक और मामला आता है, वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस वक्त एक रहनुमा की जरूरत है जो उनको लीड करे। मगर चौधरी सरवर साहब ने जब पीटीआई को छोड़ा था तो ओवरसीज का बड़ा एक सख्त रिएक्शन आया था बाहर से, और चौधरी सरवर साहब याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है वो मौजूद, तो वहां से बड़ा सख्त रिएक्शन आया था। और चौधरी सरवर साहब जब एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए चौधरी सरवर साहब के खिलाफ जो नारे लगाए थे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाहर के लोग कितने सख्ती से पेश आए थे चौधरी सरवर साहब से कि जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था। एक तो वहां पे वो तन्हाई का शिकार हो रहे हैं क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, वहां पर वो तन्हाई का शिकार हो रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि उनको अगर दोबारा से अपनी शख्सियत को बहाल करना है तो उन्हें इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा, या फाइनली उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तमगा है अपने सीने के साथ सजाना पड़ेगा। वो तमगा इमरान खान की पीटीआई का होगा, वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक साहब की या आईपीपी का तमगा नहीं होगा। वो जाना चाहते तो आईपीपी में भी जा सकते थे, वो जाना चाहते तो परवेज खटक साहब के साथ भी जा सकते थे, मगर उन्हें नजर आ रहा है कि अवाम की मकबूलियत ओवरसीज पाकिस्तानी हो या हमारे लोकल पाकिस्तानी हो, वो इमरान खान साहब के साथ है। जो चौधरी सरवर साहब है जो वापस आना चाह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और भी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो इमरान रियाज खान ने जो अपनी वापसी की है, अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक ऐसी आवाज जिसकी पाकिस्तानी समझते हैं कि उनको जरूरत है और वो वापस आ रही है। उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो अपना पैगाम दिया है, वो जो हैशटैग है उनका, वो इस वक्त टॉप ट्रेंड के ऊपर है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और वो उन्होंने हैशटैग खुद अपना दिया था कि दिल नहीं छोड़ना। तो ये एक उम्मीद की किरण भी है उन पाकिस्तानियों के लिए जो समझते हैं कि हम नाउम्मीद हो चुके हैं। और जैसे मैंने अपने पहले एक व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, जो सर्विस पाकिस्तानियों के हवाले से इस वक्त आ रहे हैं, वो लोग अपने मुल्क से बड़े मायूस हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो किसी भी सूरत में अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं। तो ये जो एक उनका हैशटैग है बड़ा मानी खेज है, दिल नहीं छोड़ना। वो इसलिए है कि पाकिस्तान आपका, ये धरती आपकी है। अगर आप लोग नाउम्मीद हो गए, आप लोग यहाँ से चले गए, यूथ वाली नाउम्मीद हो गई, तो हमारे हिस्से में तो सिर्फ खसारा आएगा। वो चाहे फिर पीटीआई हो, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एक आम पाकिस्तानी हो, तो पाकिस्तान के हिस्से में खसारा आएगा और पाकिस्तान के हिस्से में खसारा नहीं आना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, उनकी एक जबरदस्त वापसी हो रही है। अल्लाह करे वो जल्द ही बेहतर सेहत के साथ दोबारा से लोगों को देखने में मिले, सुनने में मिले उनके तज्जियात और उनके तबसरे जो है। अब एक और चीज है, वो है खावर मानिका की। खावर मानिका साहब को इंटरव्यू से पूरा नहीं पड़ा और जो उनके ऊपर तनकीद हुई उसके बाद उन्हें समझ आ गई कि भाई करना क्या है। अब उन्होंने रास्ता चुना है अदालत का। 2018 के अंदर इमरान खान का और बुशरा बीबी का निकाह हो गया था, 2018 के अवाइल की शुरू की बात कर रही हूँ आपके साथ। और 2018 में इनका निकाह होने से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले उनको तलाक दे दी थी खाबर मानिका ने बुशरा बीबी को। अब ये जो इद्दत के मामले को दरमियान में लटका रहे हैं, वो गैर शरई निकाह को लेके जी अदालत के अंदर चले गए। पहले एक शहरी थे मोहम्मद हनीफ साहब, उन्होंने एक दरखास्त दी थी सिविल जज साहब को, और फिर वो दरखास्त एक लंबा अरसा चलने के बाद उन्होंने वापस कर ले ली, तो ये केस खारिज हो गया। आज खावर मानिका साहब ने दोबारा से एक दरखास्त डाली है सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में, और उन्होंने कहा कि जी गैर शरई निकाह पर इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा दी जाए। और जो उन्होंने अपनी दरखास्त में इल्जामात लगाए हैं वो बड़े दिलचस्प है। माजरत, उन्होंने खाबर मानिका साहब ने इल्जाम लगाया कि जिस अपनी बहन के जरिए बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान के साथ हुई वो है मरियम। मरियम का यहूदी लॉबी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब आप जरा इल्जाम, वो कहते हैं ना, सुनता जा सर धुलता जा, सुनता जा शर्माता जा, खाबर मानिका साहब ने वो काम किया। वो कहते हैं कि मरियम के यहूदी लॉबी के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, तो वो इस यहूदी लॉबी को इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जोड़ रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान मेरे घर में घंटों गुजारता था। एक दिन मैंने अपने बेडरूम में जुल्फी बुखारी को भी देखा। ये आदमी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता था और इनको तलब किया जाए, इनको सजा दी जाए। ये उनका बयान है जो कलमबंद कर लिया सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब ने, और समात 28 नवंबर तक इसकी मुलतवी कर दी। 28 नवंबर याद रहे, इस्लामाबाद पूरा कॉटन ऑफ होगा। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कुरैशी साहब के हमरा जो है वो पेश करना है। अब आपको ये बताते हैं कि गैर शरई निकाह हुआ। खावर मेनिका साहब को
5 سال کے بعد یہ بات یاد آئی کہ میں نے جس اپنی بیوی کو چھوڑا تھا اس نے غیر شرعی نکاح کیا اور 5 سال کے بعد وہ عدالت پہنچ گئی. یہ جو اس طرح کے لوگ عدالتوں کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو پہلے ہی انصاف بڑی دیر سے ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے 53 سے 57,000 کیسز ہماری عدالتوں میں اس وقت پینڈنگ ہیں. اور جو یہ مانیکا صاحب جیسے لوگ جاتے ہیں نا عدالتوں میں، عدالتوں کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، وقت کا ضیاع کرتے ہیں، تو عدالتوں کو دوسرے فریقین کو تو بلانا چاہیے، ان کو بھی ذرا سختی سے پیش آنا چاہیے کہ 5 سال کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے کہ آپ کی بیوی نے غیر شرعی نکاح کیا ہے، عدت اس نے اپنی پوری نہیں کی. اور یہ عدت کا جو معاملہ ہے یہ میاں بیوی کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. بہت ساری ریزننگز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جس میں آپ کی رہنمائی اسلام قرآن کرتا ہے، مگر یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا یہ مذہب کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں بشرا بی بی اور عمران خان کو بلانے کی بجائے خاور مانیکا صاحب کا بیان تو قلم بند عدالت نے کرا لیا، ذرا ان کو بھی جو ہے نا ان کے بھی تھوڑے سے پیچ کسنے چاہیے کہ 5 سال کے بعد آپ کی انٹرویو سے نہیں پوری پڑی، آپ ادھر عدالت میں گھس گئے ہو. اور عدالت کے معاملات الگ اور ہوتے ہیں کہ یہاں پر آ کے اس معاملے کو لے کر کھڑے ہو گئے. اور جب تک عمران خان اقتدار میں تھا تب ان کو نہیں پتا تھا غیر شرعی نکاح ہوا ہے، تب عدالت کا انہوں نے دروازہ کنڈی جا کے کیوں نہیں کھڑکائی. عجیب آدمی ہے یہ. مطلب آپ کسی کے ساتھ گرج لینے میں اس حد تک نیچ ہو جاتے ہو کہ شرم آنی چاہیے. آپ اپنی سابقہ بیوی جو آپ کو چھوڑ چکی وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، آپ 5 سال کے بعد عدالت کو کہہ رہے کہ میرے ساتھ بڑی ناانصافی، انصاف فراہم کیا جانا چاہیے. انصاف تو ہوگا سو ہوگا، پہلے مانیکا صاحب کو جو ہے نا تھوڑے سے کسنا چاہیے عدالت کو، تھوڑے سے ان کے کان کھینچنے چاہیے کہ بھائی یہ کیا مذاق ہے، آپ عدالتوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کل ایک بندے نے درخواست واپس لی ہے، آج مانیکا صاحب جو ہے نا وہ عدالت کے دروازے سے اندر قدرت اللہ صاحب کے پاس پہنچ گئے. تو لیٹس سی اس کے اوپر عدالت کیا دیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو موٹر وے پسند نہیں آ رہی. یہ موٹر وے جو یاد رہے یہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں نواز شریف صاحب نے آج ملاقات کی ہے، اور جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، ہمارے جو تاجر حضرات ہیں، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے ٹھیکوں کے معاملات کے اوپر، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے سرمایہ کاری کے ایشوز کے اوپر. تو نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ جناب مجھے یہ موٹر وے پسند نہیں آئی، میرے مطابق نہیں بنی. بڑے سال نواز شریف صاحب نے اسی موٹر وے پہ سفر کیا، آج انہیں سمجھ آ رہی کہ یہ میری مرضی کی نہیں بنی، تو انہوں نے کہا کہ جی از سے نو تعمیر ہوگی. ہمارے یہاں نا ملک میں کھانچے بہت زیادہ ہیں. اگر ہمارے ملک کے اندر سے کھانچے ختم ہو جائے نا، یہ ہوتا ہے کوئی بھی نیا آدمی آتا ہے، وہ ٹھیکیدار کوئی بھی نہیں آتا، وہ اگلے کو ٹھیکہ دے کے وہ پرانی بری بنائی سڑک کو کھیڑ دیتے ہیں. وہ اتنا سا کوئی پیچ بھی ٹوٹا ہوا نا پوری سڑک کو کھیڑ دیں گے مال پانی بنانے کے لیے. تو یہ موٹر وے کے اندر بھی مال پانی بنے گا تو اثر نو اس کی تعمیر ہوگی، وہ قومی خزانہ خالی ہوگا. اب میاں صاحب نے اپنی جیب سے تو ادا نہیں کر رہے، یہ آپ کے اور میرے ٹیکس پیئرز کی منی ہوگی. موٹر وے اچھی خاصی ہے، بھلی چنگی ہے، زبردست ٹریول ہوتا ہے اس کے اوپر، آپ جتنی مرضی سپیڈ سے گاڑی بڑھاؤ. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو چلان بھی ٹھک جاتا ہے وہاں پہ. تو موٹر وے تو زبردست ہے. پتہ نہیں میاں نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں پسند آ رہی. سائڈ پہ شاید کوئی اور کام کرانا ہوگا انہوں نے، کوئی اور کھانچے ہوں گے تو بعد میں پتہ چلے گا. باقی رہ گئی آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کی بات. تو یہ جو عوام سمجھ رہی ہے یا عوام کو پاگل اور بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو میں اختلاف ہے، اس کے اوپر کو بڑی لمبی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. بلاول بھٹو ایک گرو خور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں کے حساب سے چلیں گے. آصف علی زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ آج تک ان کی اسٹریٹجیز نے کام کیا ہے تو وہی چلیں گے. باپ بیٹے میں وقتی طور پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جب الیکشن سر کے اوپر ہے تو کون شخص ہے یا کون سی پارٹی ہے جو یہ برداشت کرے گی کہ الیکشن کے وقت میں جب ان کی مخالف جماعت دوسرے لوگوں سے اتحاد بنا کے ان کو اور دھکیل رہی ہے اور کچلنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں پارٹی کے اندر اختلاف ہوگا، وہ تو دھڑن تختہ ہو جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گی، زمین کے اندر دب جائے گی وہ پارٹی. تو میرے خیال میں یہ قیاس طرح کیا بند ہونی چاہیے. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری میں وقتی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ اختلاف پارٹی کو نقصان پہنچائے گا، یہ میرے خیال میں سوچنے والوں کی خام خیالی ہے. تو ایسی باتیں انہیں نہیں سوچنی چاہیے، یہ وقت کا ضیاع ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ولاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو لائک اور کامنٹ کریں. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.